हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्ना मोमेंट चैनल पर स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम एट लर्ना मोमेंट चैनल। और टुडे आई विल डिस्कस अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे जो केंद्रीय मंत्रि परिषद है उसके बारे में कि जो केंद्रीय मंत्रि परिषद है इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं और उनके कार्य कैसे हैं और किस किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो आई विल डिस्कस ऑल अबाउट थिंग्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए जब केंद्रीय मंत्रि परिषद की बात करते हैं तो इसी तरीके से राज्य में भी राज्य केंद्रीय मंत्रि परिषद राज्य मंत्रि परिषद होती है, लेकिन हम आज इसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे? सेंट्रल के बारे में। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कैसे कार्य करती है या कैसे स्ट्रक्चर है वो सब कुछ हम देखेंगे। तो भारत शासन प्रणाली यानी भारतीय संविधान में भारत शासन प्रणाली को ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है और इसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से नाम मात्र के द्वारा होते हैं। राष्ट्रपति के नाम मात्र से होते हैं यानी नाम मात्र, यानी जो कार्य होते हैं कार्यकारी वो राष्ट्रपति के नाम होते हैं, लेकिन जो वास्तविक पावर होते हैं, जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास, या प्रधानमंत्री अकेले कार्य नहीं करता, प्रधानमंत्री से कितने सारे यहाँ पे मंत्री होते हैं तो वो ये समझेंगे। और दूसरा ये चीज देखेंगे, देखिए आर्टिकल 74 और 75 को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ समझेंगे क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है। यानी इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और केंद्रीय मंत्रि परिषद का इसमें वर्णन किया गया है, जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़े थे, आज ही पढ़ेंगे। और इसमें जो 75 जो अनुच्छेद है इसमें इस मिनिस्ट्री यानी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसकी नियुक्ति और कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री से रिलेटेड ये सारा कुछ इसमें है। तो ये सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे तो मंत्रि परिषद के बारे में संविधान में कुछ खास तरीके से इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से या फिर जो बहुत ही संक्षिप्त रूप से 74 और 75 में इसका मेंशन किया गया है, तो वही हम देखते हैं। तो अब देखिए हम समझते हैं पहले जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें प्रधानमंत्री से, यानी ये जो देखिए स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि बीच में प्रधानमंत्री है, यहाँ पे बीच में प्रधानमंत्री है और फिर आते हैं दूसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री, फिर आते हैं राज्य मंत्री और फिर आते हैं उप मंत्री। यानी ये 3 प्रकार के मंत्री हैं, 3 प्रकार के मंत्री से मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यानी प्रधानमंत्री तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसके हेड होते हैं और इस मंत्रि परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं, जितने भी ऑल डिसीजन होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी फिर इसके बाद में आता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ मंत्री होते हैं जिनके पास कुछ प्रमुख मंत्रालय होते हैं जैसे, और ये जो है एक तरीके से डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, डिसीजन जो निर्णय होते हैं वो उन पर इनका प्रभाव रहता है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री को ही बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हीं को बोलते हैं मंत्रिमंडल। ये वरिष्ठ मंत्री होते हैं, इनके पास कुछ प्रमुख मंत्रालय होते हैं। फिर बात आती है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री देखिए इनके पास स्वतंत्र प्रभार भी होता है, इनके पास ऐसे भी मंत्री होते हैं इनके पास स्वतंत्र प्रभार भी होता है, या फिर ये कैबिनेट मंत्री की हेल्प करते हैं। जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक संसदीय कार्य हैं इनमें ये हेल्प करते हैं, या फिर इनके पास स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय या फिर विभाग भी हो सकता है, स्वतंत्र प्रभार विभाग भी हो सकता है, ठीक। इसके बाद आते हैं उप मंत्री। इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है और ना ही स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ये राज्य मंत्री को हेल्प करते हैं या फिर ये कैबिनेट मंत्री को हेल्प करते हैं, यानी जो प्रशासनिक जो राजनीतिक कार्य हैं ये इनके कार्यों को सहयोग करते हैं करने में। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी जब हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें प्रधानमंत्री को मिला करके यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर कुछ बनता है। अब हम आगे समझते हैं आखिर इसका मेंशन कहाँ किया गया है। तो जैसा कि समझें यहाँ पे जो 74 आर्टिकल है इसमें कहा गया था, जैसा कि पढ़ भी चुके हैं और इसको फिर पढ़ते हैं और अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए, इसको समझते चलिए, इसको मैंने लिखवा ही दिया पहले, लेकिन यहाँ पे समझते चलिए कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति के
सलाह के लिए, सलाह, परामर्श और सहायता के लिए, सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की सहायता या सलाह करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और राष्ट्रपति को इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता और सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। 74 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। ये 74 में ही कहा गया है। और 74 में फिर एक और बात कही गई है कि ये जो भी सलाह और परामर्श दिया जाएगा मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को, वो किसी भी न्यायालय में वो जांच नहीं होती है, किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं होगी। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि वो जितने भी विधायी या फिर प्रशासनिक जो जानकारी है वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को दे, राष्ट्रपति को जानकारी दे। प्रशासनिक रूप से या फिर विधायी जो विषय से संबंधित कोई जानकारी है वो राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराए। और राष्ट्रपति स्वयं भी प्रधानमंत्री से प्रशासनिक या विधायी संबंध जानकारी को मांग सकते हैं। या फिर इसमें एक और कर्तव्य है कि अगर कोई ऐसा विषय है जो किसी मंत्री के द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया हो, निर्णय ले लिया गया हो, लेकिन उस विषय पर अभी मंत्रिपरिषद ने कोई विचार विमर्श नहीं किया गया हो, लेकिन क्या इसमें समझे कि एक कोई मंत्री है जिसने कोई विषय को उस विषय पर निर्णय ले लिया, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया, तो राष्ट्रपति इसकी उपेक्षा करेंगे। अब इसके बाद उपेक्षा करने के बाद फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस विषय को वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे, उस पर विचार विमर्श करें। तो ये ऐसे कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के, वो कहीं ना कहीं तरीके से इनडायरेक्ट रूप से उसमें मंत्रिपरिषद भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए यहाँ पे इसका मेंशन किया गया है। अब आगे बात करते हैं 88 में क्या कहा गया, इसमें भी मंत्री के राइट्स की बात की गई है। मंत्री और महान्यायवादी, मंत्री और महान्यायवादी, यानी इसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक, मंत्री यानी मिनिस्टर के क्या राइट्स, अधिकार कैसे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले समझें। देखिए कि जो 88 जो आर्टिकल कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है, जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, तो वो दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दोनों सदनों का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में है और वो भी एक ऐसे जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य है, ठीक है, यानी कोई जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य है वो किसी भी प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। तो उसे दोनों सदनों का संयुक्त बैठक हो, चाहे फिर संसदीय कोई समिति होती हो या फिर ऐसे कोई संसद की कार्रवाई हो रही हो, तो उसमें भाग लेने का अधिकार है, यानी चाहे वो लोकसभा में हो रही हो चाहे वो राज्यसभा में हो रही हो। लेकिन राज्यसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा में सदस्य यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो लोकसभा के वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दो अधिकार होते हैं, यानी भाग लेने का और बोलने का, लेकिन बट वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, वोटिंग करने का राइट्स नहीं होता है इन्हें। यही बात इसमें कही गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन की कार्यवाही में बैठ सकता है, संयुक्त बैठक में बैठ सकता है, उस पर बोल भी सकता है, लेकिन उस दूसरे सदन में अगर वो उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस सदन में वोटिंग करने का राइट्स नहीं है। वो वोटिंग उसी सदन में कर सकता है जिससे उस सदन का सदस्य होगा। ठीक ना, ये बात है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी आर्टिकल में महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी देखिए, अगर पूरी मंत्रिपरिषद को देखें तो ये जैसे कि ये ना तो इसका सदस्य होता है और ना ही तो ये किसी भी सदन का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों सदन की कार्रवाई में ये बैठ भी सकता है, ये बोल भी सकता है, लेकिन इसे भी वोटिंग करने का राइट्स नहीं होता है, इसे भी वोटिंग करने का राइट्स नहीं होता है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई है। 88 में क्या कहा गया है, 88 में मंत्रियों के और महान्यायवादी के कार्य अधिकार के बारे में बात की गई है। वो किसी भी सदन के सदस्य हों, लेकिन वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। वो वोटिंग उसी सदन में कर सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य होते हैं। तो ये कहा गया है 88 आर्टिकल में। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब
अब एक बात हम डिस्कस कर लें, जो हमने यहाँ पे बात की थी 74 आर्टिकल में, हमारे माइंड से निकल गई तो मैं उसको बार बार करना चाहूंगी। यहाँ पे जो सलाह की बात की जा रही है 74 में, जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जा रही है वो सलाह आखिर कैसी है, सलाह की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्या ये सलाहकारी बाध्यकारी है, क्या सलाहकारी की नहीं कोई बाध्यकारी नहीं है, जो मन चाहे वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो उसके बारे में क्या है। तो देखिए ऐसा है यहाँ पे, इसका मेंशन तो पहले से किया गया था कि कोई भी कार्य राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन नहीं किया गया था कि ये जो सलाह देंगे मंत्रिपरिषद जो देगी राष्ट्रपति को वो बाध्यकारी होगी, नहीं राष्ट्रपति उसी सलाह के अकॉर्डिंग कार्य कर पाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए गए, इसके बाद कुछ ऐसे संशोधन किए गए जिसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया कि वो जो भी कार्य करेंगे वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। वो संशोधन कौन सा है, 42वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, और दूसरा एक है 42वें संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में ये जो सलाह थी, सलाह कैसी बना दी गई, बाध्यकारी बना दी गई, बाध्यकारी बना दी गई, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी किसी विषय पर, वो पहली बार में तो राष्ट्रपति जो है उस विषय को रिकंसिडरेशन के लिए वो वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज सकते हैं, और दोबारा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्रिपरिषद है दोबारा उस विषय को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को फिर उस पर सहमति यानी उसी सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। तो ये यहाँ पे इसको मेंशन करना जरूरी था, जो सलाह है बाध्यकारी रहती है, पहली बार में तो पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं, लेकिन वो दोबारा जो फिर उसी विषय को रिकमेंडेशन करके यानी उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन करके वापस फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज दी जाए तो फिर राष्ट्रपति को उसी सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। तो ये ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको क्या बना दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया। तो सलाह की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो बाध्यकारी है, ये बातें याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन जो 75 आर्टिकल जो 74 आर्टिकल पढ़े इसमें संवैधानिक प्रावधान है, इसमें संविधान में इनका मेंशन किया गया है, और इसीलिए देखिए इसमें जब डायरेक्ट बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पे 74 में इसका मेंशन किया गया है, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में 75 में मेंशन किया गया है, कर्तव्य की बात करें तो 78 में बात किया गया है, 77 में जो है कार्य के संचालन कैसे होंगे उसकी बात की गई है, 88 में मंत्री के अधिकार हैं जो महान्यायवादी उनके भी राइट्स के बारे में बात की गई है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संरचना है तो सबसे पहले इसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, वो सबसे पहले जो होते हैं जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो इन्हीं को मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। ये इनके द्वारा जो है डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावित होते हैं, और ये कुछ खास ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं उनको संभालते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार भी होता है, विभाग या मंत्रालय भी होता है, या फिर कैबिनेट मंत्री की मदद भी करते हैं, सहायता करते हैं प्रशासनिक राजनीतिक संसदीय कार्य करने में। ये उप मंत्री होते हैं, तो उप मंत्री के पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ये राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री के कार्य करने में हेल्प करते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स, मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री जो होता है वो इस मंत्रिपरिषद का हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने प्रधानमंत्री की भूमिका पढ़ी थी, किस तरीके से सूर्य के समान होती है, यानी इस बीच में सूर्य आसपास जितने भी ग्रह हैं वो परिभ्रमण करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, बहुत ही इंडिया का जब संसदीय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो वास्तविक रूप से है, इसलिए जो है वो सभी डिसीजन या सभी जो कार्य है वो वास्तविक रूप से उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहेंगे कि जब कोई मंत्री यानी जब मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए जैसे बताया गया कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता, यानी मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है। तो इसमें ऐसा भी है कि देखिए ऐसे तो वो जो लोकसभा की बताई कि लोकसभा की जो सदस्यता है वो मोस्टली होता है लोकसभा के सदस्य होते हैं क्योंकि जनता के द्वारा चुने जाते हैं।
लेकिन जैसे कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है, जो व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं, लेकिन वो मंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है, या सपोज दैट वो मंत्री बन भी जाते हैं लेकिन वो सदस्य नहीं है, तो इस मामले में क्या होगा, वो 6 मंथ के रहते हैं, 6 मंथ तक वो मंत्री के पद पर रहते हैं और इसी दौरान उन्हें उस मंत्री को या तो निर्वाचित मतलब उपचुनाव के द्वारा, चुनाव के द्वारा, या फिर नामित के द्वारा यानी नॉमिनेटेड के द्वारा सदन का सदस्य बनना होगा। यहाँ पे मैं ये बात जोड़ना चाह रही हूँ कि मंत्री जो मंत्री है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, चुनाव या नामित दोनों के द्वारा वो सदन का सदस्य बन सकता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा अगर वो राज्यसभा का सदस्य नामित कर दिया जाए या उपचुनाव करा करके उस सदस्य को जो है लोकसभा का सदस्य बना दिया जाए। इसमें स्थिति ऐसी भी आती है जब कोई सदस्य या कोई नेता है जो अपनी सीट हार जाता है अपने क्षेत्र से, तो उस मामले में वो मंत्री ऑलरेडी है, तो फिर ये ऑप्शन अपनाया जाता है कि उसे राज्यसभा में या फिर उपचुनाव के द्वारा वो सदन का सदस्य बनता है। तो ये बात भी याद रखनी है कि कैसे अगर वो सदन के सदस्य बनता है तो कैसे बनता है, ठीक ना। आपको कितनी बात क्लियर हो गई होगी। इसमें एक चीज है, जब हमने टॉपिक पढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री का, तो एक बात आती है उप प्रधानमंत्री, ठीक है, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है इसका सदस्य होता है यानी मंत्रिपरिषद का, तो उसी तरीके से 1990 में देवी लाल इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है, इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उस समय